हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं। आप सबको सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि इग्नू के एग्ज़ाम में कैसे लिखें। आपका जो एग्ज़ाम होगा इग्नू में, आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपको जो नोटबुक मिलेगी या जो आपको आंसर शीट मिलती है, उसमें हम क्वेश्चन आंसर को कैसे अटैम्प्ट करते हैं, इग्नू एग्ज़ाम टिप्स क्या हैं, आपको जो आंसर शीट मिलेगी वो कैसी होती है और आपको इग्नू में एग्ज़ाम में कैसे लिखना होता। अगर आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है यूनिवर्सिटियों में और इग्नू में भी एक्सपीरियंस रहा, अदर यूनिवर्सिटियों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो इग्नू में एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका स्टार्ट होने जा रहा है, उस इग्नू एग्ज़ाम में आपका जो आंसर शीट मिलेगा, आपको क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है और इसी हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो इतना मैं ज़रूर से कह सकता हूँ, आप इग्नू के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। इतना कह सकता हूँ कि आपके 90 प्लस मार्क्स भी आ सकते हैं या आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। और कहीं कहीं इस हिसाब से अगर आप लिखोगे तो एग्ज़ाम में पास होने का एक बहुत अच्छा सा रहेगा। तो आपको ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इग्नू में एग्ज़ाम दे रखा। तो आप दोनों के लिए वीडियो है। अगर आपने इग्नू में एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपके लिए स्पेशल वीडियो है। चाहे आप बीए के स्टूडेंट है, बीएजी के स्टूडेंट है, बीकॉम के हैं या आप मास्टर डिग्री के हैं या किसी आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, तो सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जो इग्नू में आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको एक आंसर सीट मिलती है। ध्यान रखना, आंसर सीट एक ही मिलती है, एक्स्ट्रा कोई सीट नहीं मिलती है। उस सीट में इतने ज़्यादा पन्ने होते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है आराम से आप लिख सकते हैं, इस बात की टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब आप इग्नू में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या वहाँ पर एक आंसर शीट दी जाएगी। तो आंसर शीट जो रहती है, आपको उस आंसर शीट में जो पहला पेज रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। जो हमारा फर्स्ट पेज रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज रहता है। ध्यान रखना, उस पर हमें अपनी डिटेल फिल करनी रहती। उस पेज पर हमें अपनी क्या करना पड़ता है, अपनी सारी डिटेल। पहले तो मैं इग्नू की पहली पेज पर बताऊंगा कि अपनी डिटेल कैसे फिल करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आंसर को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम पहला जो अगर पेज देखोगे, जो सीट्स रहती है, सीट इस टाइप की होगी। मान लीजिए इग्नू की हमारी पहली सीट है, तो सबसे पहले जो पूरी सीट रहती है वो पहली पेज दो भागों में डिवाइडेड रहती है। एक तरफ देखोगे तो टीचर के लिए असेसमेंट करने के लिए, यानी जब टीचर आपके मार्क्स को चेक करेगा तो वहाँ पर जैसे पहले क्वेश्चन में उसने कितने नंबर दिए, दूसरे आंसर में उसने कितने नंबर दिए, तीसरे चौथे पाँचवें, उसको ला करके यहाँ पर लिखा। ये जो पहला आधी सीट जो रहती है आपके लिए नहीं रहती। बाकी जो इस साइड वाला चीज़ रहेगा ये स्टूडेंट के लिए रहता है। स्टूडेंट को इसमें अपनी जितनी भी डिटेल है उनको फिल करना पड़ता। और सबसे पहले आपको जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जो सीट का पहला पेज रहेगा उसमें एक तरफ टीचर के लिए रहता है, वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि एक तरफ आपको क्या स्टूडेंट के यूज के लिए रहता है, वहां पर लिखा नहीं रहता, बट मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि एक तरफ वैसे ही खाने बने रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक या 8 तक बने रहेंगे। वो टीचर के लिए, टीचर उसमें कितना दे रहा है, दूसरे साइड क्या रहता है स्टूडेंट के लिए रहता। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो स्टूडेंट के लिए सबसे पहले क्या उसमें इनरोलमेंट नंबर आपको फिल करना पड़ता है। और इनरोलमेंट नंबर जो आप लिखते हैं डिजिट में भी लिखते हैं। यहाँ पर जो आपको इनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर चाहे आपका 1902 फिर जितना है आप लिख देंगे। फिर उसके बाद उसको वर्ड में लिखना रहता है। जैसे आपने 1 लिखा तो ONE, 2 लिखा TWO, इस प्रकार से आपको उसको डिजिट में और आपको उसको वर्ड यानी अंकों और शब्दों में दोनों तरह से क्या करना पड़ता, आप इनरोलमेंट नंबर आप लिखेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ता, आपका प्रोग्राम कोड कौन सा है। मान लीजिए आपका प्रोग्राम कोड BAG है, या मान लीजिए MHD है, या आपका एग्जाम कोड जो BCom है या BComG है, या आपका प्रोग्राम कोड कोई सर्टिफिकेट है प्रोग्राम का है, CHR है, या कोई अन्य आपका प्रोग्राम है। तो आपका जो प्रोग्राम कोड होगा, मान लीजिए आप BAG के स्टूडेंट हो, BAG, BComG, BSCG या MST, MPS, आपका जो प्रोग्राम कोड है तो आपको यहाँ पर पहले प्रोग्राम कोड लिखना पड़ेगा, यानी आपका कोर्स कौन सा। उसके बाद जो रहेगा सब्जेक्ट कोड लिखना पड़ता है। इसके बाद क्या लिखना पड़ता है, आपका जिस सब्जेक्ट का कोड है। मान लीजिए आपका है BPSC 133, BPSC 131,
या आपका जो उसके बाद क्या लिखेंगे, आप अपना सब्जेक्ट कोड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना रहता है, आपको अपना सब्जेक्ट कोड लिखना रहता है। इसके बाद क्या करेंगे, आप अपना सब्जेक्ट कोड को फिल करेंगे। उसके बाद जब आप सब्जेक्ट कोड फिल कर देंगे, उसके बाद एक का आपके पास एक कॉलम आएगा मीडियम का रहेगा। उसके बाद एक कॉलम आता है आपका मीडियम का रहता है। मीडियम का जो रहेगा, आप अपना एग्जाम हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे। देखो, जो भी क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप किसी भी मीडियम में आप लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के सवाल आते हैं, क्या हमारा इंग्लिश मीडियम है, क्या हिंदी में लिख सकते हैं, और हमारा हिंदी मीडियम है, क्या हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर है, अगर वह हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो आपको जिसमें भी लिखना, मान लीजिए मेरा इंग्लिश मीडियम है, तो मैं हिंदी मीडियम में भी लिख सकता हूं, बट लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट रहते हैं उसको लैंग्वेज में ही लिखना रहता है। उसके बाद क्या रहेगा कि आप जिस दिन परीक्षा देंगे, एग्जाम देंगे, उसकी डेट क्या है और डे कौन सा है। मान लो कि मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, और डेट कौन सी वो लिखना पड़ा। उसके बाद क्या करना पड़ा, स्टूडेंट का सिग्नेचर होता है। उसके बाद क्या रहता है, स्टूडेंट सिग्नेचर, और जो आपका एग्जाम सेंटर में टीचर रहेगा उसका भी यहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए बनाया जाता है। वो भी आपका सिग्नेचर कर, पहली सीट में हमें यही सारी जो रहती हमारी डिटेल, उन सारी डिटेल को क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। ये पहली सीट है। इग्नू की जो आंसर सीट रहती, पहली सीट यह रहती है, एक साइड इस साइड टीचर के लिए है, इस साइड स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। इस साइड ये पूरा टीचर के लिए है। मान लो उसमें 10 क्वेश्चन है, तो टीचर ने आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 का रखें, तो उसमें कितने कितने आपको नंबर उसने दिए। मान लीजिए किसी में वो जब आपकी पेपर चेक होगा तो उसके लिए रहता है। यहां पर आपको कुछ नहीं करना। इस साइड, दूसरे साइड जो स्टूडेंट वाली साइड है, आपको यहां पर इनरोलमेंट नंबर, उनको अंकों में, शब्दों में, ये वर्ड डिजिट में, आपका प्रोग्राम कौन कौन सा है, सब्जेक्ट कोड, मीडियम आप हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे, आज का डे कौन सा है, डेट कौन सी है, उसके बाद आपका सिग्नेचर कर देंगे। ये आपको पहली सीट में करना पड़ता है। उसके बाद जो दूसरी सीट आती है दोस्तों, वो मैं बता दूं, दूसरी सीट बिल्कुल ब्लैंक रहती है। दूसरी सीट आप देखोगे, वो इसलिए ब्लैंक रखा जाता है। मान लीजिए कोई मैथ का पेपर है, आप कोई अगर रफ कार्य करना चाहते हैं, अगर उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, या आपको कोई मैथ का एग्जाम रहता है, उसमें आपने देखा कि उसको रफ करना पड़ता है, कि कोई निकालने के लिए आपको गुणा भाग करना है, तो उसके लिए बिल्कुल ये ब्लैंक सीट रहती है। जो दूसरी सीट रहती है, उस पर कुछ नहीं लिखना होता, उस पर आप रफ कार्य कर सकते हैं, या आपको कुछ सीखना है। मान लीजिए आपको मैथ के लिए मोस्टली रहता है कि यहाँ पर आप कोई गुणा भाग कर सकते हैं या जोड़ घटाव कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। जो तीसरी सीट रहती है, ये सीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। यहीं से क्या रहेगी, आपका पूरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहीं से हमारा स्टार्ट हो। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आ गया है। अब हमारे पास दोस्तों क्या आ गया है, क्वेश्चन पेपर आ गया है। क्वेश्चन पेपर में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। आप कुछ भी ले सकते हो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 1 यही है कि भारत में जो अगर देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता बताइए। हमारा क्वेश्चन क्या गया, भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता बताइए। या हम कोई और ले सकते हैं, भारत में प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे किया जाता है, चुनाव कैसे होते हैं। मान लीजिए यही आ गया हमारा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं लिखना रहेगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना रहता, आप क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 1 लिखेंगे। मान लो आपका पहला क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपके 8 या 10 क्वेश्चन है, उसमें आप कोई भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 भी लिख सकते हैं या आंसर नंबर 1 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार यहां बीच में लिखना। यहां बॉटम पर बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं कि यहां पर लिख देंगे आंसर नंबर 1। बोलूंगा कि यहां पर मत लिखना, बिल्कुल यहां बीच में लिखोगे। इससे क्या रहेगा, जो टीचर रहेगा उसको पता चल जाएगा कि यहां से आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए इसको पूरा बीच में लिखा करो कि आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, जो भी आपको आता है आप उसी प्रकार से क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आता है एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन आ गया है कि भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता बताइए। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम उसका क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन यानी भूमिका लिखेंगे। पहली हमारी हेडिंग क्या बनती है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, हमारी जितनी भी हेडिंग्स रहेंगी, मान लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता में हम विशेषता बता रहे हैं कि उसमें मान लीजिए कि बता दें, हमने बता दिया कि शहरी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, या बता रहे हैं उसमें जल निकासी का है। तो ये जितने भी हमारे जल निकासी का है, अनाज भंडारण की व्यवस्था है, या इस प्रकार के जब हम अलग अलग उसमें पॉइंट बता रहे हैं, तो आपको क्या करेंगे, उसमें आप फिर अलग अलग हेडिंग बना लीजिए। आपने सबसे पहले क्या लिखेंगे, भूमिका।
किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले आप उसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी आपने भूमिका लिखी, फिर उस क्वेश्चन के जितनी भी हेडिंग्स हैं या जितने भी पॉइंट हैं आप पॉइंट लिख लेंगे। मान लो मैंने लिख दिया कि सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता क्या है कि नगरीय सभ्यता, यहां मैंने लिखा हेडिंग नंबर 1 नगरीय सभ्यता, तो उसको क्या करूंगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा 4 या 5 लाइनों में। फिर मैं दूसरा लिखूंगा कि यहाँ पर जल निकासी का अच्छे से सीवर सिस्टम रहा, जल निकासी का नालियों का व्यवस्था रही, तो यहाँ पर मैं उसको लिखूंगा जल निकासी है, तो उसका मैं 4-5 लाइनों में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर मुझे लगा कि उस जो सिंधु घाटी की सभ्यता है भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से दुनिया की, तो लिखूंगा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, और लिख दूंगा कि सबसे पुरानी सभ्यता और कहीं कहीं इसकी खुदाई हुई और बाद में इस सभ्यता का खोज हुई, इससे पहले वैदिक सभ्यता को सबसे पुरानी। इसी प्रकार से क्या करोगे, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आपको सारी हेडिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, आप सारी हेडिंग लिख लेंगे। मान लीजिए आप उसमें 5 हेडिंग, 6 हेडिंग, 7 हेडिंग लिखिए, और हेडिंग को क्या करना पड़ता है, आपको एक्सप्लेन करना। आपने हेडिंग लिखा उसको एक्सप्लेन किया, आपने हेडिंग लिखा उसको एक्सप्लेन किया, आपने हेडिंग लिखा उसको एक्सप्लेन किया। इस प्रकार से क्या करेंगे, आप उसमें जितनी भी हेडिंग्स रहेंगी, आपने पहली हेडिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, आप हेडिंग लिखेंगे ब्लैक और ब्लू पेन से लिखना है। ये जितना मैंने यहाँ से ब्लू पेन से लिखा है, आप क्वेश्चन नंबर 1 को भी ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। भूमिका जितनी भी हेडिंग रहती है आप इनको ब्लैक पेन से, जब आप इनको फिल करेंगे, भूमिका के बारे में बताएंगे, पहली हेडिंग, दूसरी, और उसको जब एक्सप्लेन करेंगे उसको आपको ब्लू पेन से लिखना पड़ता है। एग्जाम में आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना। अगर आपको कोई डायग्राम बनाना है तो वो पेन से ही बना देना, पेंसिल से मत बनाना, क्योंकि अगर आप पेंसिल से बनाते हो तो पेंसिल का बनाया हुआ डायग्राम कई बार मिट जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपने सारी हेडिंग लिख दी। सारी हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या निष्कर्ष लिखना पड़ता है, यानी आपको कंक्लूजन लिखना पड़ता है, उसका निष्कर्ष क्या है। इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन आता होगा इसी प्रकार से, सबसे पहले क्या आपको, मान लीजिए मुझे क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा, मैं लिखूंगा आंसर नंबर 5, यहाँ बीच में लिख दूंगा कि आंसर नंबर, मैंने लिख दिया कि आंसर नंबर 5। फिर मैं क्या करूंगा, आंसर नंबर 5 की भूमिका, आंसर नंबर 5 में जितनी भी हेडिंग्स रहेंगी, मैंने 1 लिखी, 2 लिखी, 4 उसको लिख दिया, उसको मैंने फिर किया एक्सप्लेन करते चला गया। मैं सारी हेडिंग को एक्सप्लेन कर दिया, लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, निष्कर्ष लिख दिया। ये जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने के बता रहा हूं, ये आपको 20 नंबर वाले क्वेश्चन, 10 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। अगर आप बीएजी की स्टूडेंट है या आप एमए के स्टूडेंट है, बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी यानी बैचलर डिग्री में, और मास्टर डिग्री में अगर आप कर रहे हैं, तो ये आपको ऐसे ही क्वेश्चन आंसर लिखना है। आप अपने क्वेश्चन में आप कहीं कहीं पर डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं, बट आपको डायग्राम किससे, पेन से ही बनाना, पेंसिल से मत बनाना, क्योंकि पेंसिल का मिट जाता। कोई भी क्वेश्चन होगा इसी प्रकार से लिखना है। अब मान लीजिए मुझे आ रहा क्वेश्चन नंबर 8, मैंने 8 लिखा, फिर मैंने भूमिका लिखी, सारी हेडिंग्स लिखी, हेडिंग को एक्सप्लेन किया, भूमिका को एक्सप्लेन किया, फिर मैंने निष्कर्ष लिखा, और फिर मैंने क्या निष्कर्ष को भी एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या निकला। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा और आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और इसी प्रकार से आपको कहीं कहीं क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए। ये सिर्फ इग्नू यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि मैं बोलूंगा इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, अगर सभी यूनिवर्सिटियों में आपको ऐसे लिखना है तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप बीएजी की स्टूडेंट हैं तो आपको हेल्प करने में, या आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, अगर आप बीएजी में फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, सेकंड ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें मेल जरूर करें, हम आपका मदद करने की प्रयास जरूर करेंगे। अगर आपको एग्जाम के बारे में कोई और सवाल है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट करके, और आप मेल से मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और मैं आपको एग्जाम प्रिपरेशन में जितना हो सकेगा मैं हेल्प करा दूंगा। और वीडियो के देखने के लिए ना आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलूंगा यही कि आपको क्वेश्चन आंसर ऐसे ही अटेम्प्ट करना है ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, या आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिले। आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ऐसी आशा है कि आप खूब सारे नंबर लेकर के आना और ढेर सारे नंबर लेकर आना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और हमें कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपका ये वीडियो कैसे लगा, अगर आप एग्जाम देने के बाद आते हैं, अगर आपका रिजल्ट आ गया है, तो इस वीडियो देखने के बाद अगर आपने एग्जाम में लिखा है तो आपको रिजल्ट कैसे लगा और मेरी वीडियो कैसे लगी, और आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रही आपके एग्जाम के लिए, ये जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।